कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, CNC मशीन एंड ऑटोमेशन यूनिट नंबर 4 की शुरुआत कर चुके हैं। CNC मशीन एंड ऑटोमेशन के यूनिट नंबर 4 में आप सभी को बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इस यूनिट नंबर 4 का नाम है सिस्टम डिवाइसेज। ठीक है, मेन थंबनेल पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये है आपका सिस्टम डिवाइसेज। आप वन शॉट वीडियो के अंदर जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप करते चलो, आपका काम हो जाएगा। और जितना मैं आप सभी को बता रहा हूँ उतना आप सभी करते हो तो आप टॉप भी कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जितना मैं बताऊँगा वही एग्जाम में आएगा। बस आपको वही सही से लिखना है बस। ठीक है, 100% सिलेबस कवर कर देंगे। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बताते हैं और हाई स्कोर का पूरा गारंटी है। तो भैया, जब तक मैकेनिकल में मैं हूँ तब तक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे CNC मशीन हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए। आइए आगे बढ़ते हैं और ज्ञानविद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि PYQ नोट्स, वीडियो लेक्चर एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने बताया है 2 तरीके से मिल रहा है। एक YT पे और 29 का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, एक या आप तो ऐप पे चले जाइए 99 में पूरा बैच ले लीजिए। ठीक है, तो ये थी ओवरव्यू आपके लिए। अब चलिए हम अपने सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। यूनिट नंबर 4 की हम शुरुआत कर चुके हैं। CNC मशीन एंड ऑटोमेशन हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। BTUP 6 सेमेस्टर मैकेनिकल का ये कॉमन सब्जेक्ट है, अर्थात सभी बच्चों को पढ़ना है। अब चाहे ऑटोमोबाइल है चाहे प्रोडक्शन, ये चीज़ हमने सारा CNC मशीन की शुरुआत में ही बता रखा है। फिलहाल मैं इसको फिर से रिपीट कर दिया जिससे किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो। तो सिस्टम डिवाइसेस के अंदर मैं आप सभी को बता दूं कि 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एक्चुएटर, दूसरा आपके स्क्रीन पर है LVDT, जो कि आपको MMI के अंदर एक्चुअल में देखने को मिलता है। ठीक है, LVDT। तीसरा हमारा दोस्तों आता है, LVDT के बाद आता है मेरे दोस्तों ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर। ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर ये भी एक्चुअल में MMI के अंदर है। ठीक है, ये MMI के अंदर एक्चुअल में ऑलरेडी है। तो आपको एक जगह पढ़ के दोनों जगह का काम हो जाएगा, क्योंकि MMI तो भी सबको पढ़ना है और ये भी सबको पढ़ना है ना। तो शुरुआत करें हम लोग वीडियो की। तो चलिए, पहला हमारा टॉपिक है एक्चुएटर। अब भाई, एक्चुएटर है क्या? तो मेरे दोस्त, एक्चुएटर को समझने के लिए इस ब्लॉक डायग्राम को देखिए और एक्चुएटर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंट्रोल सिग्नल। तो भैया, कंट्रोल सिग्नल हमारा क्या है मेरे दोस्त? देखो, कंट्रोल सिग्नल आपका इस तरीके का एक सिग्नल है जो हमारा ये एक्चुएटर जो काम कर रहा है उसको कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा? हमारे इस एनर्जी को एक्चुअल में कंट्रोल करेगा। अब एनर्जी वन टाइम में एक फॉर्म में हो सकती है, जैसे एक टाइम न्यूमेटिक चल रही होगी, कभी किसी इक्विपमेंट में हाइड्रोलिक होगी या किसी इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिकल होगी। तो न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिकल तीनों अलग अलग होंगे, एक साथ नहीं होंगे। तीनों एनर्जी को हमारा जो एक्चुएटर है मेरे दोस्त, वो कंट्रोल सिग्नल की सहायता से। अब कंट्रोल सिग्नल क्या क्या हो सकते हैं? तो जनरली जो कंट्रोल सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिग्नल होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिग्नल का यूज करके वो क्या करेगा? मोशन देगा। कैसा मोशन देगा? मैकेनिकल मोशन देगा। कैसा? मैकेनिकल मोशन। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, मैकेनिकल मोशन देगा। मोशन किस फॉर्म में होगा? लीनियर मतलब सीधा, या रोटरी मोशन होगा। ठीक है, तो एक्चुएटर क्या करता है? न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक्चुएटर के अंदर भेजता है और कंट्रोल सिग्नल के अंदर प्रोसेस होता है। कंट्रोल सिग्नल के द्वारा प्रोसेस होता है एक्चुएटर के अंदर। और एक्चुएटर क्या करता है? उसको, जो हमने एनर्जी को दिया है उसको मोशन में, अर्थात मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट कर देता है। अब वो मैकेनिकल मोशन हो सकता है लीनियर हो या रोटरी। तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, आइए पढ़ लेते हैं। एक्चुएटर एक ऐसा उपकरण है जो सिस्टम में जाने वाली एनर्जी और सिग्नल को परिवर्तित करके गति उत्पन्न कर देता है। यानी एनर्जी भी हमारी जाती है और कंट्रोल सिग्नल भी जाता है। तो एनर्जी और सिग्नल्स को परिवर्तित करके मोशन उत्पन्न कर देता है। यह जो गति पैदा करता है वह या तो रोटरी होगी या रैखिक, यानी लीनियर होगी
या रोटरी यानी घूमने वाली गोल गोल वाली, ठीक है, मोशन होगी। इलेक्ट्रिक लीनियर एक्चुएटर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रेखीय गति उत्पन्न कर देते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक लीनियर एक्चुएटर होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रैखिक गति को यानी लीनियर मोशन को देगा। लीनियर मतलब रैखिक गति। आइए और भी एक्चुएटर के बारे में अब चीज़ों को हम समझते हैं डिटेल में। तो ये कह रहा है कि एक्चुएटर्स आउटपुट डिवाइस होते हैं। कैसी डिवाइस होते हैं मेरे दोस्त, आउटपुट डिवाइस। ये बताओ कि इनपुट के रूप में क्या ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, और आउटपुट के रूप में क्या दे रहा है, मोशन। तो ये कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। क्लियर बात है। जो एनर्जी को परिवर्तित करके विद्युत या जो हाइड्रोलिक है और न्यूमेटिक है, ठीक है, या कंप्रेस्ड एयर को यूज करके या हाइड्रोलिक ऑयल को यूज करके फ्यूल की केमिकल एनर्जी को ले करके, ठीक है, किसी गति में किसी चीज़ को नियंत्रित करने के लिए करता है। यानी सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि एनर्जी लेगा। अब एनर्जी चाहे इलेक्ट्रिकल ले ले, चाहे हाइड्रोलिक ले ले, चाहे न्यूमेटिक ले ले, और चाहे किसी फ्यूल की केमिकल एनर्जी ले ले, उसको ले करके वो उस चीज़ को लीनियर मोशन के अंदर कन्वर्ट करेगा। आमतौर पर जो एक्चुएटर है उसको निम्न प्रकार में हम वर्गीकृत करते हैं: इलेक्ट्रिक मोटर और ड्राइव्स, हाइड्रोलिक ड्राइव्स, न्यूमेटिक ड्राइव्स। इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर आपके बहुत सारे मांसपेशियों के अंदर एक्चुएटर्स का उपयोग हम करते हैं। तो एक्चुएटर के यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन हैं। आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हो। इसमें से सम पॉइंट लिख दे रहा हूँ, सब को नहीं, सम पॉइंट को एग्जाम में लिख करके एक अच्छा इम्पैक्ट पा सकते हो, ठीक है, एग्जाम में। तो हमारे BTUP के सिलेबस के अंदर ऐसा कोई प्रिस्क्राइब नहीं है कि हमको यहाँ पे हाइड्रोलिक, वायु या विद्युतीय की तुलना करना है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से तुलना करके दे दिया है। अब आपका काम है इसको याद करना, ठीक है। लगभग यहाँ पे 12 आपके डिफरेंस हैं, ठीक है। अब इसमें से आप कितना याद कर पाते हैं वो आपके ऊपर है, और आप सभी को पता है कि नोट्स मैंने दे ही दिया है, ठीक है। और यहाँ पे शो भी हो रहा है, सो आप इसको लिख भी सकते हैं। अब जैसे स्पीड, कम, उच्च, बहुत उच्च, अब इसको मेरा बताने से वीडियो लंबा ही होता है, और जो चीज़ ऐसी हो जो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं हो, उसको वीडियो बनाने की भी आवश्यकता नहीं। पिछले 3-4 साल से मैं नोट्स ही दे रहा हूँ और बच्चे लगातार अच्छे नंबर ला रहे हैं। BTUP में ये काम होना ज़रूरी था कि वही चीज़ हमको पढ़ना है जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, तो बेहतर से बेहतर नंबर भी आएंगे, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है ट्रांसड्यूसर, ठीक है। एक्चुएटर के बारे में हमने समझा दिया। अब अगला हमारा आता है ट्रांसड्यूसर। ये है हमारा ट्रांसड्यूसर, जैसा कि मैंने लिख भी दिया है, MMI के अंदर ये पूछा जाएगा। तो ट्रांसड्यूसर करता क्या है मेरे दोस्तों, आप सभी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये MMI के अंदर यूज होता है। तो MMI के अंदर यूज होता है का क्या मतलब है, वहाँ पर आप सभी के मेज़रमेंट के लिए ये काम आता है। MMI का मतलब ये है कि हमको वहाँ पर मेज़रमेंट करने की ज़रूरत है, तो अर्थात ये आपके मेज़रमेंट के अंदर काम आता है, ठीक है। मेज़रमेंट के अंदर काम आता है, तो वही मेज़रमेंट हमको CNC मशीन में भी करना होता है, तभी तो ये कॉमन सब्जेक्ट आ रहा है। सिस्टम डिवाइसेज इसलिए कॉमन हो रही है कि CNC मशीन के अंदर भी सेंसर की ज़रूरत है, CNC मशीन के अंदर भी ट्रांसड्यूसर की ज़रूरत है, ठीक है भैया। तो ट्रांसड्यूसर क्या है मेरे दोस्तों, एक उपकरण है, ये तो सिंपल सी बात है, जो क्या करता है मेरे दोस्तों, एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो एनर्जी को क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये काम हमारा है किसका, ट्रांसड्यूसर का। तो ट्रांसड्यूसर का काम क्या है मेरे दोस्तों, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं MMI के अंदर, ठीक है, तो वो चीज़ लाइन लिखी हुई है। आमतौर पर एक ट्रांसड्यूसर एक सिग्नल को ऊर्जा के रूप में से दूसरे में परिवर्तित करता है। कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेगा और आपका कुछ भी मेजरमेंट करके दे देगा। तो आमतौर पर ट्रांसड्यूसर जो है एक सिग्नल को एनर्जी के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। तो आपको समझ में आ चुका है कि सिग्नल को एनर्जी के फॉर्म में लिया और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया।
ट्रांसड्यूसर अक्सर एक स्वचालन यानी ऑटोमेशन, माप और कंट्रोल प्रणालियों की सीमाओं पर नियमित रूप से प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर प्रयोग हो रहा है? ट्रांसड्यूसर जो है ऑटोमेशन में और मेजरमेंट में और कंट्रोल डिवाइसेज में यूज हो रहा है, जहाँ इलेक्ट्रिक सिग्नल को भौतिक मात्राओं, ऊर्जा, बल, प्रकाश, गति, स्थिति और आदि में परिवर्तित किया जाता है। अगर मैं बात करूँ एमएमआई के अंदर, तो क्या किया मेरे दोस्तों? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ले लिया और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या कर दिया, मान लो लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर दिया। लीनियर मोशन का मतलब क्या है? गति के अंदर, ठीक है, और उस गति को ये क्या कर दिया, माप कर लिया, ठीक है, और आपको मेजरमेंट उसका मिल गया। ठीक है, तो इसलिए इसको एमएमआई में भी यूज कर रहे हैं। तो एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया को हम पारगमन के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आप ट्रांसड्यूसर के बारे में समझ गए कि ये आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल के एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये मेजरमेंट प्रणालियों में यूज हो रहा है, आपके किसी पोजीशनिंग के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, और आप ये थ्योरी को अच्छी तरीके से याद करके लिख सकते हैं। आइए टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर के बारे में लिखते हैं। देखो, हमारे अंदर सिलेबस के अंदर तो टाइप्स नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमको क्या आएगा, ट्रांसड्यूसर डायरेक्ट पूछ लिया तो टाइप्स तो लिखना पड़ेगा, तभी तो भाई आगे कुछ पेपर बनेगा। ठीक है, तो पहला हमारा है एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ऐसे ट्रांसड्यूसर जिन्हें ऑपरेट करने के लिए एक्सटर्नल पावर की नीड नहीं पड़ती, जैसे थर्मोकपल, थर्मोमीटर, ये क्या कहलाते हैं? एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अगला है हमारा पैसिव ट्रांसड्यूसर। ऐसे ट्रांसड्यूसर जिन्हें ऑपरेट करने के लिए एक्सटर्नल पावर की नीड पड़ती है, जैसे टेकोमीटर। टेकोमीटर आपने शायद देखा हो, नहीं देखा हो, आपने जायरोस्कोप देखा होगा। जायरोस्कोप का क्या नाम है, उसमें एक डिस्क लगी होती है जो कि व्हील करती घूमती रहती है, तो उस डिस्क के सेंटर पॉइंट पे टेकोमीटर को सटा देते हैं। ठीक है, टेकोमीटर में यही जो घड़ी वाली बैटरी होती है वो लगी होती है, और राइट साइड में टेकोमीटर ऐसे कुछ होता है। ठीक है, टेकोमीटर का कुछ इस तरीके से ये होता है, यहाँ पर बटन लगा होता है जिसको हमको क्या करना होता है, प्रेस, और इसमें बैटरी की सेल लगी होती है। ठीक है, बैटरी वाली सेल लगी होती है। तो इस वाले जो होल है, इस वाला नुकीला भाग टेकोमीटर का इसमें लगाते हैं, और यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले लगा होता है, तो उसमें ये बता देता है कि कितना आरपीएम पे चल रहा है। ठीक है, तो इसको ऑपरेट करने के लिए एक्सटर्नल पावर यानी बैटरी की ज़रूरत पड़ गई, यानी टेकोमीटर लगा होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन की ट्रांसड्यूसर की, तो आइए उसको देखते हैं। तो पहला हमारा है रजिस्टर टाइप ट्रांसड्यूसर, जिसके अंदर है हमारा थर्मिस्टर एंड रेजिस्टेंस, थर्मोमीटर है, फोटो ड्राइव सेल। उसके बाद आता है इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर, जिसमें आपका एलवीडीटी आता है, एडी करंट गेज। और एलवीडीटी एमएमआई के अंदर ज़बरदस्त तरीके से पूछा जाता है, और सीएनसी में भी ज़बरदस्त तरीके से पूछा जाता है। तो बिना एलवीडीटी के पढ़े मत जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 110% वाला क्वेश्चन है। ठीक है भैया, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है इसकी क्वेश्चन की। उसके बाद आता है हमारा कैपेसिटिव टाइप ट्रांसड्यूसर, कैपेसिटिव प्रेशर गेज, पैरा इलेक्ट्रिक, कैपेसिटिव माइक्रोफोन। अगला हमारा है वोल्टेज डिवाइडर ट्रांसड्यूसर, इसमें आता है प्रेशर वोल्टेज डिवाइडर, पोटेंशियोमीटर सेंसर। ठीक है, अब अगला है हमारा इसके अंदर वोल्टेज प्रोडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर, जिसमें थर्मोकपल है, रोटरी मीटर टेकोमीटर है, पीजो इलेक्ट्रिक पिकअप है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम ब्लॉक दिख रहा होगा, जहाँ पे ये सिग्नल के फॉर्म में एनर्जी को लिया, माइक्रोफोन एम्पलीफायर क्या किया, इस एनर्जी को और एम्पलीफाई कर दिया, और फिर यहाँ पे आउटपुट डिवाइस में हमको कुछ मिल गया। तो इसको भी आप बना सकते हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है सेंसर। ठीक है, तो आइए पहले सेंसर को हम ठेठ भाषा में समझेंगे, जिससे आपको थोड़ा फील आए। सेंसर का मतलब क्या है कि आपके यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, मान लो आपके यहाँ का ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, आपके यहाँ क्या नाम है, बारिश वगैरह, किसी चीज़ की दूरी, ठीक है, इन सब अवस्थाओं को सेंस करना। सेंस करने का मतलब डिटेक्ट करना। क्या करना? डिटेक्ट करना, यानी उसको अपने अंदर लेना,
और फिर क्या करना, उसको क्या कर देना मेरे दोस्तों, सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। उसको कैसे कर देना, सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ये हमारा कहलाता है सेंसर। ठीक है मेरे दोस्त। सेंसर क्या है मेरे दोस्त, कि आसपास की जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है या मशीन के अंदर की कोई कंडीशन, मशीन के अंदर भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है ना, कि हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है, कूलेंट ज़्यादा आ रहा है, किसी कोई टूल है वो ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, मतलब तरीके तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको उसने क्या किया, सेंस किया। सेंस किया का मतलब समझा, और फिर उसको डिटेक्ट कर लिया, और फिर उसको सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यही तो हमारे चाचा सेंसर हैं। सेंसर कुछ नया नहीं होता है। ठीक है। तो सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो आसपास की चीज़ों को समझ करके सही जानकारी देना सेंसर का काम है। तो सेंसर एक प्रकार का उपकरण है जो अपने पर्यावरण से भौतिक इनपुट को मापता है, जैसा कि मैंने बताया कि उसको सेंस करता है। जो भी फिजिकल इनपुट है, भौतिक इनपुट का मतलब क्या है, टेम्परेचर के बारे में इन्होंने देखा, प्रेशर के बारे में देखा उन्होंने, प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है। मान लो कोई बॉडी है, उसकी स्पीड को उसने नापा। ठीक है। कोई दूरी है, उस डिस्टेंस को देखा। इन सब भौतिक इनपुट को देखा और उसको डेटा में, जैसे कि मैंने बताया कि सिग्नल या डेटा में क्या कर दिया उसने, सिग्नल या डेटा में उसको कन्वर्ट कर दिया, जिसे मानव या मशीन द्वारा व्याख्या किया जा सकता है। एक्चुअल में इसको मशीन के लिए ही बनाया गया है, जिसको मशीन उस चीज़ को समझ सके। तो इसे हम कहते हैं सेंसर। ठीक है। क्लियर बात। सेंसर का मेन काम क्या है, वर्क क्या है, वर्क लिख सकते हो, टेम्परेचर मापना, टेम्परेचर मापना, दूरी मापना। ठीक है मेरे दोस्त। स्पीड मापना, स्पीड मापना। ठीक है। तो एट्सेट्रा, ये हमारे सेंसर का काम है। टाइप्स ऑफ सेंसर में बहुत सारे सेंसर हैं। ठीक है। एक्टिव सेंसर, पैसिव सेंसर, कॉन्टैक्ट सेंसर, नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर। ठीक है। और भी आपके सेंसर हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सीएनसी में इसकी यूज की, ठीक है, सीएनसी के अंदर यूज की, तो जो मेन यूज है वो पोजीशन एंड स्पीड कंट्रोल इसके लिए होता है। ठीक है। किसके लिए, पोजीशन एंड स्पीड कंट्रोल के लिए। तो ये सेंसर हो गया। अब जिस चीज़ को मैं कह रहा था टैकोमीटर, तो ये टैकोमीटर आ गया। ठीक है। कोई चीज़ ये घूम रहा है, यहाँ पर आपका रहता है। ठीक है। तो आप टैकोमीटर को लगाएंगे और वो आरपीएम में बता देगा। ठीक है। तो आइए टैकोमीटर को हम समझते हैं। यहाँ पे लिख भी देता हूँ टैकोमीटर, और ये एमएमआई के अंदर भी आता है। तो यहाँ पे पढ़ोगे तब भी काम हो जाएगा, और यहाँ पर पढ़ोगे तब भी काम हो जाएगा। तो भैया टैकोमीटर करता क्या है, तो टैकोमीटर आपके रोटेशन पर मिनट को मापता है। रोटेशन पर मिनट किसके लिए होगा, कोई गोल गोल आपका कुछ घूम रहा हो। ठीक है। तो उसके आरपीएम यानी आपके रोटेशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है। यानी उसकी कह सकते हैं रोटेशनल स्पीड। रोटेशनल स्पीड का मतलब क्या है, घूर्णन गति, घूर्णन गति। ठीक है। घूर्णन गति को मापता है क्या, टैकोमीटर। ठीक है भैया, क्लियर बात है टैकोमीटर। आइए, तो टैकोमीटर आरपीएम गेज एक उपकरण है जो किसी मोटर या अन्य मशीन की तरह शाफ्ट या डिस्क की रोटेशन पर स्पीड को मापता है। यानी किसी मशीन की तरह समझ लो या किसी मोटर की तरह समझ लो, ये आपके रोटेशनल मोशन को मापता है। यह शब्द ग्रीक शब्द से आता है टैकोस, गति, और मेट्रेन मापने के लिए, जिसको हम कहते हैं टैकोमीटर। तो टैकोमीटर जनरेटर है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एक छोटा एसी और डीसी जनरेटर जिसका आउटपुट वोल्टेज सीधे उसके रोटर के एंगुलर वेलोसिटी के समानुपाती होता है, जो नियंत्रित आउटपुट शाफ्ट द्वारा संचालित होता है। यानी आपकी कोई मशीन है या कोई जनरेटर है या कोई मोटर है, उसको क्या किया, आउटपुट वोल्टेज को ले लिया
और जब कोई चीज़ घूम रहा हो तो उसको आप क्या कहते हैं, कोणीय वेग। कितने स्पीड से घूम रहा है उसी को कहते हैं कोणीय वेग। तो वो कोणीय वेग के समानुपाती होता है, यानी कितना आपका वोल्टेज है, कितना सिग्नल है, उसको लेकर के उसने क्या कर दिया, रोटेशन पर मिनट यानी कोणीय वेग के रूप में कन्वर्ट कर दिया, यानी उसके वो समानुपाती है। ठीक है, क्लियर बात है। जो नियंत्रित आउटपुट शाफ्ट द्वारा संचालित होता है, यानी शाफ्ट जो रोटेट करा रही है, ठीक है, तो उसी को क्या किया, वो ले करके आपके रोटेशन पर मिनट को बता दिया। ठीक है, चलिए एसी थर्मोमीटर जनरेटर कामा डीसी थर्मोमीटर जनरेटर की तुलना में कम महंगे और आसान बनाए रखने के लिए हैं। तो जो टेकोमीटर एसी वाला है, दो तरीके के टेकोमीटर होते हैं, एक एसी टेकोमीटर और एक डीसी टेकोमीटर। ये एसी और डीसी दोनों के बारे में हमको पढ़ना है एमएमआई के अंदर। किसके अंदर, एमएमआई के अंदर। यहाँ सिर्फ टेकोमीटर का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, चलिए तो एसी एंड डीसी टेकोमीटर जो है, एसी क्या है, कम महंगा है और आसान से बनाया जाता है। तो चलिए इनका उपयोग स्पीड सेंसर के साथ किया जाता है। स्पीड सेंसर के साथ इसलिए किया जाता है कि वो सेंस करके बताता रहेगा और टेकोमीटर क्या करता रहेगा, मेजरमेंट करता रहेगा। ठीक है, ये मुख्य रूप से घूर्णन शाफ्ट के लिए पल्स जनरेटिंग असेंबली संलग्न करने का एक आसान साधन प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यानी आपने देखा है कि टेकोमीटर जो है घूमने वाली चीज़, यानी आपका कोणीय गति कर रहा है, कोई घूम रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, तो उसको ये माप रहा है। तो शाफ्ट जो है वो भी क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो उसके अंदर कोई भी असेंबली हमने जोड़ना है। ठीक है, किसी शाफ्ट के अंदर अगर कोई और जोड़ना है, असेंबली करना है, तो हमको दोनों को स्पीड को बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो टेकोमीटर है वो आपके कितना दिक्कत आ रहा है, एरर आ रहा है, उन सब का ये मेजरमेंट करता रहेगा। ठीक है, चलिए तो और भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। कभी कभी छोटे चुंबक पॉइंट 3 पीस शाफ्ट या खुली आपका यहाँ पे चक्का है, ये डिस्क इसको बोलते हैं। ठीक है, डिस्क की परिधि पर तय होते हैं। यानी शाफ्ट या डिस्क की जो परिधि पर बीच में जो पॉइंट है या आपका पूरा परिधि, उस पर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे चुंबक बिंदु को लगाते हैं। फिर एक चुंबकीय पल्स सेंसर रोटेशन पर मिनट के साथ दिशा को समझने के लिए दानों को गिनता है। ठीक है, टेकोमीटर ऑप्टिकल चुंबकीय निकटता संवेदन तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। यानी टेकोमीटर क्या कर सकता है, ऑप्टिकल मेजरमेंट भी कर सकता है, चुंबकीय मेजरमेंट भी कर सकता है, सेंसिटिव मेजरमेंट भी कर सकता है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल टेकोमीटर। चलिए अब हमारा आता है एलवीडीटी। ठीक है, जो कि हमारे एमएमआई में है, और मैं आप सभी को बता दूं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एलवीडीटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि हमने बताया था कि एलवीडीटी आपके इस सीएनसी और एमएमआई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए आपको इसका फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फुल फॉर्म को पहले आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो एलवीडीटी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रेखीय। रेखीय का मतलब होता है लीनियर। परिवर्तनीय का मतलब होता है वेरिएबल। विभेदक का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल। क्या होता है मेरे दोस्तों, डिफरेंशियल। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो एलवीडीटी का फुल फॉर्म है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। और ये क्या है, एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। अभी मैंने ऊपर आप सभी को बताया भी था कि ये क्या है, एक ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, ये क्लियर है। अब भैया करता क्या है, तो आइए हम पहले इसके वर्किंग को समझते हैं कि ये करता क्या है। तो आइए इस डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम हमारा है कॉइल नंबर 1, जिस पर लिखा है सेकेंडरी, कॉइल नंबर 2 जिस पर लिखा है सेकेंडरी, और प्राइमरी कॉइल एक लिखी हुई है। तो इन सब का नाम देते हैं। प्राइमरी कॉइल को कह देते हैं P, सेकेंडरी कॉइल नंबर 1 को S1, सेकेंडरी कॉइल नंबर 2 को S2 कह देते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है।
अब यहाँ पे आप सभी वोल्टेज सप्लाई करोगे इधर की तरफ से, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ज़्यादातर कौन सा वोल्टेज आप सभी देते हो, ठीक है, एसी वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो तो एक अलग बात हो गया। हम वर्किंग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे जो कोर लिखा हुआ है एक्चुअल में ये होता है मूवेबल कोर। क्या होता है? मूवेबल कोर, यानी ये इधर की तरफ भी जाता है और इधर की तरफ जाता है, सिंबल यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी अर्थात ये क्या करता है? मोशन करता है मेरे दोस्त, मूवेबल कोर, ठीक है। क्लियर बात है भाई? चलिए, तो अब हम इसकी वर्किंग को समझ रहे हैं कि भैया वर्किंग हम करते कैसे हैं इसकी। तो ये जो प्राइमरी कॉइल है इसके अंदर हम एसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं, ठीक है, इस प्राइमरी कॉइल के अंदर। अब ये क्या करता है? इन सेकेंडरी कॉइल्स को भी क्या दे देता है? आपका वोल्टेज दे देता है, ठीक है। अब ये कैसे हैं? ये देखो दोनों क्या है? सीरीज में है, ठीक है, ये क्या है? दोनों सीरीज में है, ठीक है। इतना काम हो गया। अब मूवेबल कोर की तरफ आइए। अब हमारा काम कैसे होगा? हमारा जो मूवेबल कोर है ये हमारे काम को कैसे करके देगा ये, तो इस चीज़ को समझो। अब भैया आप लोग कहोगे कि काम करता क्या है ये एलवीडीटी, है ना? अभी तक तो हम काम की बात कर रहे हैं, तो ये करता क्या है हमारा, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा ये मोशन कर रहा है किधर की तरफ? इधर की तरफ भी कर रहा है और इधर की तरफ कर रहा है, ठीक है। तो इस मोशन को ये क्या करता है मेरे दोस्त? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। किस में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो मोशन हो रहा है इसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये कन्वर्ट कर देता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब वर्किंग कैसे होती है? जब ये मूवेबल कोर, ध्यान से सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। जब ये मूवेबल कोर इनके एकदम सीध में रहेगा, एकदम सीध में जब रहेगा ये मूवेबल कोर, समझ लो, तो आपका जब मूवेबल कोर एकदम सीध में रहेगा तो S1 और S2 में इक्वल वोल्टेज रहेगा, ठीक है, इक्वल वोल्टेज रहेगा S1 और S2 में, जिसे हम कहते हैं नल पोजीशन। पहला, जब हमारा ये कोर एकदम से सीध में रहेगा इसके, तो ये हमारा नल पोजीशन कहलाता है। मैं साइड में सब कुछ लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। S1 S2 जब इक्वल पोजीशन में रहेगा, शून्यों को हटा देता हूँ, ठीक है, इक्वल वोल्टेज देगा, तो ये हमारा क्या रहेगा? आपके कह सकते हैं नल पोजीशन में रहेगा। नल पोजीशन का मतलब क्या होगा? आउटपुट में 0 वोल्ट निकलेगा, जिसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो वोल्टेज निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। अब जैसा कि पता है कि मूवेबल कोर इधर उधर जाती है, ठीक है। अगर ये कोर राइट साइड में जाएगी, राइट साइड में क्या है? S2 है, S2 की तरफ जाएगी, तो S2 में वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, S2 में वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। तो S2 में वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो S1 में कम हो जाएगा। तो जो आउटपुट निकलेगा मेरे दोस्त वो क्या निकलेगा? पॉजिटिव वोल्टेज निकलेगा। क्या निकलेगा? पॉजिटिव वोल्टेज, याद रखना पड़ेगा इसको, पॉजिटिव वोल्टेज निकलेगा। अगर हम इस कोर को इधर की तरफ S1 की तरफ ले आते हैं, ठीक है, तो S1 में ज़्यादा हो जाएगा और S2 में कम हो जाएगा। क्या? वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज कम हो जाएगा। किसमें? S1 में ज़्यादा, S2 में कम। आउटपुट क्या निकला? नेगेटिव। क्या निकल जाएगा? नेगेटिव वोल्टेज। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, किसके? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। अब आइए इसके थ्योरी को पढ़ लेते हैं। आइए, तो ये थ्योरी जो लिखी हुई है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको देखने में लग रही होगी, लेकिन मैंने जो समझाया इसमें ये क्या बताया गया कि एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, मैकेनिकल कोई डिवाइस है उसके संदर्भ में बात किया जा रहा है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? कोई सीधा ऐसे चल रहा हो, ठीक है, कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो या कोई पोजीशन को हो, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए ये क्या करता है? परिवर्तित करता है, ठीक है। किसके लिए? आयाम के लिए। आयाम का मतलब दूरी के लिए, ठीक है, क्लियर बात है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट के दूरी को, ठीक है भैया। ये डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर यानी एलवीडीटी समझ में आ गया, ठीक है। तो और भी शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है एलवीडीटी, जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। एलवीडीटी एक निष्क्रिय स्थिति ट्रांसड्यूसर है। एलवीडीटी ऑपरेशन को चलती भाग कोर रॉड, जिसे आप ये कह रहे हो, ये कोई कोर ले लेते हो, रॉड ले लेते हो, असेंबली ले लेते हो, ठीक है, तो जिसके लिए विद्युत संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। इस रॉड के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक संपर्क कोई होता है कि नहीं होता है?
नहीं होता। इलेक्ट्रिक संपर्क कहाँ होता है? इस कॉइलों में होता है, ठीक है, जो S1 S2 प्राइमरी लगी हुई थी, ठीक है। बल्कि किसके ऊपर ये काम करता है, इस चीज को यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, विद्युत चुंबकीय युग्मन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ये काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो एलवीडीटी पूर्ण रैखिक विस्थापन ट्रांसड्यूसर है, स्वाभाविक रूप से घर्षण रहित ठीक से उपयोग किए जाने के पास लगभग अनंत साइकिल जीवन होता है। कहने का मतलब यह है कि जब ये मूवेबल कोर का फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली ये आगे पीछे हो रहा है, तो ये काफी मतलब अनंत काल यानी एक इनफाइनाइट इसका लाइफ साइकिल हो सकता है, ठीक है। रोटरी विस्थापन को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले इस उपकरण को एक समकक्ष एक रोटरी वेरिएबल ट्रांसफार्मर कहा जाता है। यानी जब ये लीनियर वेरिएबल को हम यूज करते हैं तो लीनियर यहाँ पे विस्थापन मेजरमेंट होता है, और जब ये एलवीडीटी रोटरी में चला जाता है तो रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? सर्वोवाल्व में एप्लीकेशन में यूज होता है, ठीक है, पोजीशन का मापने के लिए, हाइड्रोलिक सिलेंडर के विस्थापन पोजीशन को मापने के लिए, मेडिकल फील्ड में वजन और मोटाई, ठीक है, रेजिस्टेंस बिल्डिंग, घर्षण बिल्डिंग का मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्डिंग से आ जाएगा, फ्रिक्शन बिल्डिंग से आ जाएगा, से आ रही धातुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए, कहीं पे रिसाव वगैरह हो रहा है तो उसके लिक्विड लेवल को निगरानी करने के लिए एलवीडीटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट से पता चल जाएगा कि कितना लिक्विड नीचे आ रहा है, कितना ऊपर जा रहा है। एटीएम द्वारा जो पैसे निकालते हैं उसकी संख्या को काउंट करने के लिए। अब आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ एलवीडीटी कि एलवीडीटी के क्या लाभ हैं, ठीक है। तो ये आपका उच्च श्रेणी का मेजरमेंट सिस्टम है, आप घर्षण और विद्युत से इसको अलग कर सकते हो, ठीक है। जो एक्सटर्नल इफेक्ट है वो नहीं लगते इस पर, और हाई सेंसिटिविटी रहती है और कम हिस्टेरेसिस इसमें होता है। अब हाई सेंसिटिविटी और कम हिस्टेरेसिस एमएमआई के अंदर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जब आप हिस्टेरेसिस जान जाओगे और सेंसिटिविटी जान जाओगे तो क्लियर हो जाएगा, और विद्युत की खपत कम होती है, ठीक है। तो एलवीडीटी के बारे में इतना ही था। अब हम चलेंगे ऑप्टो इंटरप्रेटर्स, जिसे ऑप्टो इंटरप्टर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ऑप्टो इंटरप्टर्स। तो ऑप्टो इंटरप्टर जो मेरे दोस्तों ये है शब्द, ये आप सभी को समझना है, और मैं आप सभी को बता दूं कि 6th सेमेस्टर में अगर आप पढ़ रहे हो तो ज़रूरी है इसको समझना। लेकिन मैं आप सभी को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताता हूँ उसमें ऑप्टो इंटरप्टर कहीं नहीं दिखा होगा, क्योंकि 3 चीज़ें ही आपके सिलेबस में है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्या क्या है मैं आप सभी को गिना देता हूँ, ठीक है। पहला नंबर तो आप सभी को मैंने बताया था एक्चुएटर, जो कि सिलेबस के अंदर है और पढ़ना है। दूसरा ट्रांसड्यूसर है, सेंसर है, और आपका एलवीडीटी है जो कि आपके एमएमआई के अंदर है, ठीक है। क्लियर बात है? अब ये यहाँ पे पढ़ो या आप वहाँ पर पढ़ो, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन अब जो आगे पढ़ने वाले हो एक्सिस ड्राइव और ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, 2 टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे, एक्सिस ड्राइव और ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीटीयूपी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ऑटो इंटरप्टर अभी मिलेगा हमको, उसके बाद पोटेंशियोमीटर है ये, और इनकोडर डिकोडर है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग एक कह सकते हैं कि सरसरी निगाह में इसको देख लेंगे। तो जो टॉपिक जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनो, और जैसा कि आपको पता है कि नोट्स बनाते समय आपको हर एक चीज़ को लिखते रहना है। तो ऑटो इंटरप्टर जो है मेरे दोस्तों एक प्रकार का क्या है? सेंसर है। क्या है मेरे दोस्त? एक प्रकार का सेंसर है। तो ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा है। मशीनरी का मतलब हम सीएनसी यूज कर रहे हैं, ठीक है। हर स्थिति का पता लगाने के लिए सेंसर की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये चीज़ बताया जा रहा है। तो ऑप्टो इंटरप्टर क्या है? एक प्रकार का सेंसर है, ठीक है। अब ये ऑप्टो इंटरप्टर क्या करता है, इस लैंग्वेज को पढ़ोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आप इस लैंग्वेज को पढ़ोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये चीज़ जो लिखी हुई है आपके थोड़े से लेवल से हट के है। तो मैं आप सभी को समझा रहा हूँ इस डायग्राम की मदद से, और जो यहाँ पे नोट करूँगा उसको आपको नोट करके लिख लेना है, और मुझे आशा है कि आप लोग थ्योरी बनाने में
एडवांस हो, माहिर हो। इवन मैं आप सभी को बता दूं, 2 से 3 लाइन पता रहता था, 2 से 3 लाइन। भाई लिखता ऐसा था मैं, क्या ही बताऊं, नंबर तो कभी कम आए नहीं। खैर ठीक है, तो ये हमारे सामने डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, आप सभी के सामने एक चीज़ लिखा होगा, इंफ्रारेड बीम। ठीक है, तो इंफ्रारेड जो बीम है इसी का मेन रोल है यहाँ पर। तो उस रोल को हम समझाने से पहले समझेंगे कि ऑटो इंटरप्टर जो है वो है क्या। ठीक है, तो मैंने ऊपर आप सभी को लिखा था कि ये सेंसर है, लेकिन ये किस टाइप का सेंसर है? ये ऑप्टिकल सेंसर है। किस तरीके का? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? प्रकाश। क्या होता है दोस्त? प्रकाश। यानी किस चीज़ का यूज करता है मेरे दोस्त? ये यूज करता है एक्चुअल में प्रकाश का। किस चीज़ का यूज करता है? प्रकाश। ठीक है, तो ये करता क्या है? ये लाइट के आधार पे मेरे दोस्त, ठीक है, ये लाइट के आधार पे, देखो मैं सरल से सरल शब्दों को यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइट का मतलब प्रकाश के आधार पर मेरे दोस्तों क्या करता है? किसी भी वस्तु का मेरे दोस्तों पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थिति। पोजीशन कामा मोशन बताता है। क्या करता है मेरे दोस्तों ये सेंसर ऑप्टिकल? ये आपका लाइट के आधार पे, अब जो ये इंफ्रारेड बीम है यही यहाँ पे यूज होती है। अभी कैसे होगी मैं समझाऊंगा। ठीक है, लाइट के आधार पर वस्तु के पोजीशन और मोशन को ये बताता है, यानी उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 चीज होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? एक होता है इमीटर। इमीटर आपने सुना होगा। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ। एक होता है लाइट इमीटर। इमिट करने का मतलब उत्सर्जन करना, तो ये इस साइड होता है। ये होता है लाइट इमीटर। क्या होता है? यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइट इमीटर। ठीक है, इमीटर का मतलब इमिट करना, उत्सर्जित करना। ठीक है, और इधर की तरफ होता है लाइट रिसीवर। ठीक है, क्या है ये? ये है लाइट रिसीवर। ठीक है, लाइट रिसीवर हो गया। इन दोनों के बीच में क्या है मेरे दोस्तों? इस इमीटर और रिसीवर के बीच में है गैप। ये क्या है? गैप। और यहाँ से निकलेगी किरण, इंफ्रारेड बीम, और यहाँ तक आएगी। ठीक है, क्लियर बात है। लेकिन ये रखा है ऑब्जेक्ट। अगर कोई बीम ऐसे जा रही हो और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो इंटरप्ट करेगा। क्या करेगा? बाधित करेगा। इसके लिए इसका नाम है ऑप्टो। ऑप्टो का मतलब प्रकाश, और इंटरप्ट का मतलब बाधा, यानी प्रकाश का बाधित करने वाला सेंसर है ये। यानी ये वस्तु कोई आएगी तो ये जो सेंसर है ये सेंस कर लेगा कि किसी प्रकार की बाधा आ रही है, और वो सेंस करके उस चीज़ को इन्फॉर्म कर देगा। तो यही होता है हमारा क्या? ऑप्टो इंटरप्टर। आगे हम और सब चीज़ों को समझाएंगे। लाइट रिसीवर जान गए, लाइट इमीटर जान गए, और गैप जान गए। गैप के बीच में क्या होता है? वस्तु रखी रहती है। तो अगला हमारा है वर्किंग, कि वर्किंग कैसे होगा। देखो मैं जो जो बोल रहा हूँ आप उसको समझोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में लिखोगे और आओगे। ठीक है, वर्किंग। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये आपका यहाँ से लाइट इमीटर से इमिट होता है, यानी लाइट क्या होगा? चलेगा। लाइट यहाँ से चलेगा, उसके बाद चल करके कहाँ तक जाएगा? रिसीवर तक। लाइट रिसीवर तक जाएगा। अब जब कोई बीच में ऑब्जेक्ट आएगा तो ये क्या हो जाएगा? लाइट ब्लॉक हो जाएगा, यानी लाइट में बाधा आ जाएगी। ठीक है, और जो आपका सिग्नल है वो क्या हो जाएगा? जैसे ये जा रही है और ये बाधित हो गई, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो सिग्नल क्या है? डाइवर्ट बता देगा, सिग्नल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को पता करके हमको क्या करना होता है कि कोई ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया, इस चीज़ को पता करते हैं ऑप्टो इंटरप्टर से। ठीक है, तो ऑप्टो इंटरप्टर के बारे में इतना ही था जो कि आप समझ गए। अब आता है हमारा पोटेंशियोमीटर। अगला हमारा आता है पोटेंशियोमीटर।
आइए पोटेंशियोमीटर को भी समझेंगे हम लोग। तो आइए पोटेंशियोमीटर की कुछ बेसिक जानकारी को हम समझ लेते हैं, फिर हम इस थ्योरी को भी पढ़ के आप सभी को समझा देंगे। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, मैं आप सभी को बता दूं कि पोटेंशियोमीटर एक होता है रजिस्टर। क्या होता है? प्रतिरोधक। प्रतिरोधक, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रजिस्टर। ठीक है, क्लियर बात है। क्या है? एक प्रतिरोधक है। इसका उपयोग कर क्या रहे हैं? ठीक है, देखो रजिस्टर है तो डेफिनेटली ये वोल्टेज को क्या करेगा? रोकेगा। तो वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, दूसरा मीजर करने के लिए भी यूज होता है। तो दो काम होता है आपके पोटेंशियोमीटर का। एक वेरिएबल रजिस्टर है जिसका उपयोग वोल्टेज को कंट्रोल या मीजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब करते कैसे हैं? ठीक है, इसमें हम जो रजिस्टर है ना, रजिस्टर को हम बढ़ा घटा के यानी चेंज करके, रजिस्टर को हम चेंज करके क्या कर देते हैं, जो आउटपुट वोल्टेज है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आइए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं जिसकी मदद से आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, इस तरीके का कुछ आकार होता है इसका। ठीक है, और यहाँ पर बीच में लगा होता है, ठीक है, इस तरीके का, और यहाँ पर एक वोल्टेज सिस्टम यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको गूगल से पिक्चर मिल जाएंगी, हम लेकिन इसको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर जुड़ा रहेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो जुड़ा है ये होता है वाइपर एक्चुअल में। ठीक है, क्या होता है? वाइपर। ठीक है, वाइपर। अब आइए समझाते हैं हम आपको। तो ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये एक्चुअल में होता है रेजिस्टिव ट्रैक। क्या होता है? रेजिस्टिव ट्रैक। ट्रैक का मतलब रास्ता जिस पे पूरा रेजिस्टेंस होता है। ये मैंने बताया वाइपर है। ये दो टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं? टर्मिनल। ये दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, क्लियर बात है। और ये स्लाइड करता है, ऐसे घूमता रहता है इधर उधर। ठीक है, और जब घूमेगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है घूमने से। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रतिरोधक यानी रेजिस्टिव डिस्प्लेसमेंट सेंसर को आमतौर पर पोटेंशियोमीटर या एम पोर्ट्स डब्ल्यू कहा जाता है। एक पॉट जैसे मैंने बताया कि ये बना हुआ है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसमें वाइपर, ये वाइपर है। ठीक है, वाइपर के रूप में जाना जाने वाला विद्युतीय प्रवाह संपर्क होता है जो बाहरी शाफ्ट की स्थिति या कोण के अनुसार एक निश्चित प्रतिरोधक के खिलाफ स्लाइड करता है। जैसे जो बाहर चल रहा होगा शाफ्ट, जो भी हमारी मशीन चल रही है, उस हिसाब से हमें कितना कंट्रोल करना है, तो उस हिसाब से ये प्रतिरोध चेंज कर लेता है वाइपर। जिधर की तरफ जाएगा उस हिसाब से ये आपका शाफ्ट कम धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का सेंसर है कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल उपकरण है जिसका उपयोग किसी दिए गए सेल के ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मापने के लिए भी किया जाता है। और इसका उपयोग हमने जैसा कि बताया चर अवरोधक के रूप में भी किया जाता है, यानी वेरिएबल के लिए भी किया जाता है कि हम इस ट्रैक पर क्या करते हैं, आपके रेजिस्टेंस को वेरी कराते हैं और अपने हिसाब से मशीन को कंट्रोल करते हैं। पोटेंशियोमीटर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण में भारी मात्रा में किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या करते हैं, एडजस्ट करने का एक तरीका प्रदान करते हैं, यानी इनपुट आउटपुट को एडजस्ट करना ताकि सही आउटपुट प्राप्त हो। यदि उनका सबसे स्पष्ट उपयोग रेडियो और आडियो के लिए उपयोग किए जाने वाला अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर वॉल्यूम कंट्रोल के लिए होना चाहिए। तो ये अधिकतर वॉल्यूम कंट्रोलर के लिए यूज होता है। अर्थात सिंपल सा फंडा है कि ये आपके वेरिएबल रजिस्टर होता है, इसका उपयोग वोल्टेज को कंट्रोल करना, मीजर करने के लिए होता है। इसके अंतर्गत आपका एक कह सकते हैं कि रजिस्टिव ट्रैक होता है जिस पर 3 टर्मिनल होते हैं। एक इस पर वाइपर होता है, वाइपर क्या घूमता है तो रेजिस्टेंस बदलता है, उस हिसाब से वोल्टेज हमारा कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पोटेंशियोमीटर वगैरह के ऊपर हमको नहीं जाना है। अब आते हैं हम अपने अगले सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज़ आप जान सकते हो।
अब ओपन लूप और क्लोज लूप पढ़ने जाओगे तो कन्फ्यूजन बहुत सारे होंगे, लेकिन भाई कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी को बता दूं, जब ओपन की बात आए, ठीक है, तो ओपन का मतलब कोई भी चीज़ ऐसे ओपन होना, ठीक है। अब क्लोज की बात आए तो मतलब क्लोज बन जाना। लूप का मतलब क्या है, इस तरीके से कोई क्लोज बन जाए तो लूप कहलाएगा, पूरा क्लोज लूप है। कोई चीज़ ओपन है तो ये ओपन लूप है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ओपन लूप होगा तो नो फीडबैक होगा। क्या होगा, फीडबैक नहीं होगा। अगर ओपन है, अगर क्लोज है तो फीडबैक सिस्टम होगा। ठीक है, क्लियर बात है। तो ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है, आउटपुट का फीडबैक नहीं मिलता है, ठीक है। यानी एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि जो सिस्टम का आउटपुट है, जो इनपुट यहाँ दिया जा रहा है, वो आउटपुट से कोई उसका मतलब नहीं रहता, यानी फीडबैक हमको नहीं मिलता। जो इनपुट दिया गया, आउटपुट से अपन को कोई लॉजिक नहीं है। तो एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें आउटपुट सिग्नल को सिस्टम के इनपुट पर वापस फीड नहीं किया जाता। यानी आउटपुट जो सिग्नल मिला हमको इनपुट से कोई मतलब नहीं है, यानी कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है। इसलिए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है, यानी कोई फीडबैक यहाँ पे नहीं है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के मामले में आउटपुट के सिस्टम की कंट्रोल एक्शन पर कोई इंतरण नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि आउटपुट कुछ भी हो रहा हो, इनपुट को फ़र्क नहीं है, इनपुट अपने तरीके से चलेगा, यानी कोई भी कंट्रोल एक्शन नहीं होता है। अब ये डायग्राम बनाना मस्ट है, जो बनाएगा 5 नंबर वही लेगा, क्योंकि ओपन और क्लोज दोनों एक साथ पूछा जाएगा, ठीक है। टाइमर यहाँ पे लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जा रही है, ये कंट्रोलर है इनपुट के रूप में। यहाँ पे आपका हीटिंग एलिमेंट है आउटपुट के रूप में। उसके बाद आपको क्लोथ्स को जा रहा है और एक्चुअल ड्राइनेस के बारे में यहाँ पे डेटा रिमाइंड किया जा रहा है। लेकिन ये एक्चुअल ड्राइनेस कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ये आपके टाइमर को नहीं जा रहा है, यानी वो अपना इनपुट दे ही रहा है, मतलब हमको धीरे करना है तेज करना है, ये सब के ऊपर निर्भर नहीं है। आइए क्लोज लूप सिस्टम की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो क्लोज लूप सिस्टम हमारा क्या कहता है कि इसमें फीडबैक सिस्टम होता है, सिंपल बात है। एक क्लोज लूप प्रणाली में एक मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो मानव संपर्क के बिना एक वांछित स्थिति या सेट बिंदु को बनाए रखने के लिए स्वचालित रूप से एक प्रणाली का नियंत्रित करता है। कहने का मतलब ये है कि मानव का इंटरप्शन तो नहीं होता है, लेकिन वो अपने हिसाब से आउटपुट का फीडबैक इनपुट को देती है। जो आउटपुट का फीडबैक है वो किसको मिलता है, इनपुट को। किसके अंदर, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में। एक ऐसा मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो बिना मानव के इंटरप्शन के, ठीक है, एक सेट बिंदु पर, एक नियत बिंदु पर अपने आप क्या करता है, अपने जो भी सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। यह एक फीडबैक सिस्टम या सेंसर का उपयोग करता है। क्लोज लूप जो कंट्रोल सिस्टम है ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के विपरीत है, जहाँ कोई स्व-विनियमन तंत्र नहीं है, यानी कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है और आमतौर पर मानव संपर्क की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वहाँ पे मानव संपर्क की जरूरत है लेकिन फीडबैक सिस्टम नहीं है, और यहाँ पर फीडबैक सिस्टम है, मानव की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डोमेस्टिक थर्मोस्टेट इसका एग्जाम्पल है। इनपुट दिया गया, कंट्रोलर को प्रोसेस किया, आउटपुट मिला, और फिर क्या है, फीडबैक मिल गया इनपुट को, ठीक है। तो ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम आपको समझ में आ गया, और 100% वाला क्वेश्चन है, इस चीज़ को मत सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अब मेन सिस्टम खत्म, एक क्वेश्चन और है, इनकोडर डिकोडर, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और एक्सेस ड्राइव जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए इनकोडर को समझ लेते हैं पहले खटाखट। क्यों भाग रहे हो बट भाई। तो इनकोडर को थोड़ा ठेठ भाषा में समझ लेते हैं। इनकोडर भी क्या है मेरे दोस्त, एक प्रकार का सेंसर है। क्या है ये, एक प्रकार का ये भी सेंसर है। ये करता क्या है दोस्तों, ये मोशन को, ठीक है, मोशन के अंदर क्या आता है, मोशन के अंदर मेरे दोस्त आता है आपका स्पीड, ठीक है, स्पीड, ठीक है, स्पीड, ठीक है, रोटेशन, स्पीड रोटेशन, ठीक है। इसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है ये सेंसर, इनकोडर सेंसर। जिससे किसकी स्पीड लगती है पता, जैसे शाफ्ट हो तो शाफ्ट की स्पीड को क्या कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो कोणीय या रैखिक गति का पता लगाना कई प्रणालियों में से एक इम्पॉर्टेंट काम है। मशीन टूल का
इंडस्ट्रियल रोबोट, विभिन्न प्रकार के उपकरण, ऑप्टिकल इनकोडर को कोणीय या रैखिक स्थितियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो चाहे इंडस्ट्रियल रोबोट की बात करें, कई सारे टूल्स हैं, ठीक है। अब ऑप्टिकल इनकोडर है, ये क्या करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो कोणीय पहचान का मतलब एंगुलर स्पीड्स के उपयोग कर जानने के लिए आमतौर पर रोटरी या शाफ्ट जो भी है, ठीक है, उसकी स्पीड को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो कन्वर्ट करते हैं सेंसर के माध्यम से, उसे हम कहते हैं इनकोडर्स, क्योंकि आमतौर पर शाफ्ट के रोटेशन का पता लगाते हैं। ऑप्टिकल इनकोडर विभिन्न प्रकार के उपकरणों को शामिल करते हैं, जिनमें से सभी प्रकाश को विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने के लिए उपयोग करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये स्पीड वगैरह को, ठीक है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके, ठीक है, उसके पोजीशन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा काम है इनकोडर का। अब आते हैं हम अपने डिकोडर्स की तरफ, ठीक है। डिकोडर, तो डिकोडर हमारा क्या करता है मेरे दोस्तों, बाइनरी डेटा को लेकर के, ठीक है, ये जो बाइनरी डेटा लिखा है उस डेटा को लेकर के ये क्या करता है कि एक आपका आउटपुट सिस्टम तैयार करता है, ठीक है। यानी डिकोड करने का मतलब आउटपुट देना। तो कोई भी आपका नंबर को लेगा और उसके रूप में ये क्या करेगा, आउटपुट सिस्टम को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बाइनरी डेटा का उपयोग एक या दूसरे बाइनरी कोड के डिजिटल सर्किट के रूप में किया जाता है, जो बाइनरी बिट्स की एक व्यवस्था है जो वास्तविक मात्राओं को दर्शाने के लिए होता है। यानी हम क्या करते हैं, डिकोड करते हैं किसी चीज़ को, वास्तविक मात्रा को हम क्या करते हैं, डिकोड करते हैं, ठीक है। एक पूर्ण डिजिटल सिस्टम में इसलिए कंप्लीट एक कोड को दूर परिवर्तित करना या एक्सिस ड्राइव या स्टेपर मोटर को चलाने के लिए हम कुछ उपयोगकर्ता इंटरफेस को चलाने के लिए बाइनरी कोड को बदलना आवश्यक है। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक डिजिटल सिस्टम को चलाने में एक्सिस ड्राइव स्टेपर मोटर को चलाने के लिए जो बाइनरी नंबर्स हैं उनको क्या करते हैं, एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमारा ये जो सिस्टम है एक्सिस ड्राइव, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए एक्सिस ड्राइव को हम समझते हैं कि एक्सिस ड्राइव करता क्या है। पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ को ठेठ भाषा में समझो, ठीक है। जो एक्सिस ड्राइव सिस्टम होता है, एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स कामा वाई कामा जेड, अर्थात एक्सिस का मतलब ये हो जाता है मेरे दोस्तों कि किसी चीज़ की पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, डायरेक्शन, एक्स वाई जेड से आप इतना लगा सकते हो अंदाज़ा कि पोजीशन और डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक्सिस ड्राइव का मतलब चलाना, वह सिस्टम है किसकी, ये ड्राइव किसकी मदद से होता है, मोटर की मदद से। आपके इस नाम को एक तोड़ मरोड़ दे रहा हूँ। एक्सिस ड्राइव, एक्सिस का मतलब एक्स वाई जेड यानी पोजीशन या डायरेक्शन, ड्राइव का मतलब किसी चीज़ को चलाना, चलाओगे कैसे, मोटर की मदद से। मोटर की मदद से सिस्टम क्या होता है, सीएनसी मशीन, यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है। मोटर की मदद से सीएनसी मशीन के अंदर सीएनसी मशीन को चलाना और उसके एक्सिस की पोजीशन, एक्स वाई जेड पोजीशन डायरेक्शन को कंट्रोल करना एक्सिस ड्राइव सिस्टम का काम है। फिर से सुनिएगा, एक्सिस ड्राइव एक ऐसा सिस्टम है जो सीएनसी मशीन के अंदर एक्स वाई जेड मूवमेंट को कंट्रोल करता है, अर्थात पोजीशन को, डायरेक्शन को, स्पीड को कंट्रोल करता है। किसकी सहायता से, मोटर की सहायता से, ठीक है। उसे हम कहते हैं एक्सिस ड्राइव सिस्टम, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, तो एक्सिस ड्राइव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ड्राइव हैं, जैसे इलेक्ट्रिक ड्राइव, मैकेनिकल लोड से बने सिस्टम को ड्रिल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ड्राइव में आमतौर पर स्पिंडल मोटर्स और एक्सिस ड्राइव मोटर शामिल होते हैं। इसके दो भाग हैं, एक्सिस आपके मैकेनिकल ड्राइव और इलेक्ट्रिकल ड्राइव, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, प्राइम मूवर्स, द्रव मूवर्स, ये सब बताया गया है। खैर इन सबको हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना डिटेलिंग हमको एक्सिस ड्राइव के अंदर नहीं लिखना होता है, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा बहुत हम आप सभी को बता देते हैं, आइडिया दे देते हैं जिससे क्लियर रहे, ठीक है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइव है, ठीक है, इसके अंदर की बात को समझते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिकल जो ड्राइव है वो 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बना है। जैसे कि प्राइम मूवर्स का मतलब क्या होता है, मोटर, ठीक है, किसी चीज़ को चलाने के लिए। प्राइम का मतलब पहले, मूव का मतलब मूवर यानी चलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है रिसर्कुलेटिंग बाल्स एंड नट्स, ठीक है, जो आपका क्या करते हैं, किसी भी नट वगैरह है, बॉल्स वगैरह है, उसको रिसर्कुलेट यानी बार बार चलाने के लिए। वास्तविक उपकरण जो वास्तविक कार्य करते हैं, ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइम मूवर्स का काम क्या है मेरे दोस्तों, ये एक प्रकार की इलेक्ट्रिक मोटर होती है
ठीक है। ये क्या होती है? एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए यूज होती है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। और फिर इसमें लिक्विड मोटर्स भी गिवन है। ठीक है। ये एक हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम है जो कि काफ़ी लोकप्रिय है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। और मोटर्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, और डीसी मोटर्स के बारे में, सर्वो मोटर के बारे में लिखा हुआ है। तो ड्राइव सिस्टम के बारे में हम लोग समझ गए। ठीक है। तो ड्राइव सिस्टम भी हमारा कई तरीके का होता है, स्टेपर मोटर ड्राइव, सर्वो मोटर ड्राइव, ठीक है, एसी इलेक्ट्रिक मोटर। तो डेफिनेटली आप ड्राइव सिस्टम को समझ गए तो आप थ्योरी को पढ़ करके अच्छे से लिख सकते हो। और मेरा काम था कि आपको मोटा मोटा आइडिया देना, जो कि इस पूरे चैप्टर का मैंने मोटा मोटा आइडिया दिया है। अब आगे हमारा एक और चैप्टर है जो कि 7 चैप्टर मुझे कराना है, उसको करा के फिर एंड कर दूंगा आपका पूरा सेशन CNC का।